क्यों नहीं बोलते मणिपुर पर नरेंद्र मोदी जी? आप कहिए, आपकी बात तो मान जाएंगे। सुनने में आता है संजय निषाद जी कि योगी सरकार में मंत्रियों की सुनवाई नहीं की जाती है, लेकिन आप तो पेशे से डॉक्टर थे, आपको तो चिकित्सा मंत्रालय देना चाहिए था। मतलब जो पेशे से वकील हैं उनको चिकित्सा मंत्रालय दिया गया है, और जो पेशे से डॉक्टर हैं उनको मत्स्य पालन विभाग। आप अपनी आरती क्यों उतरवा रहे थे? अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी की आरती उतरते हुए तमाम फोटोज, तमाम वीडियोज हमें सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, लेकिन आपकी आरती उतरते हुए देखा तो हमने सोचा कि कोई कंपटीशन है क्या योगी आदित्यनाथ जी से? अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी की और योगी आदित्यनाथ जी की कुछ खटपट चलती है क्या? अनुप्रिया पटेल की तरह अब संजय निषाद जी भी दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। गाड़ी धीरे 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 बढ़ गई है। निशात का जी का किला है, उसमें मस्जिद बनी हुई है। आपने कहा कि अगर वो नहीं हटाई गई तो अब मैं उसे उठाकर गंगा में फेंक दूंगा। तो संजय निषाद जी धार्मिक वाली राजनीति तो नहीं किया करते थे, लेकिन अब 2024 के पहले वो धार्मिक हार्डकोर राजनीति में एकदम बीजेपी वाली लाइन में उतरते हुए दिखाई दे। लेकिन ये राजनीति है, दल मिल जाते हैं, दिल देर से मिलते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ मीठी गोली देने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर और योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, और आपकी स्टूडियो की टीम को और आपको और दर्शकों को बहुत बधाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। संजय निषाद जी, एक बात बताइए कि अभी 2024 के चुनाव से पहले बहुत सारी राजनीतिक मछलियां सपा से बीजेपी के तालाब में कूद रही हैं। क्या बीजेपी को 2024 के लिए डर लग रहा है क्या? नहीं, तालाब में जब पानी ज़्यादा भरा रहेगा मछलियाँ वहीं आएंगी। जहाँ सूख जाती हैं, इसीलिए वहाँ जब सूखा रहता तो मछलियों को पता है ना कि यहाँ सूखे मर जाएंगे, और जहाँ ज़्यादा पानी है उसमें आएंगे तो हमारी लाइफ सब में। लेकिन अखिलेश यादव उन मछलियों को 2000 का नोट बता रहे हैं जो किसी काम की नहीं है। मैंने पहले बताया था ना कि एक समय था कि माननीय मुलायम सिंह ने एक व्यवस्था बनाई थी कि जिसको वो लाते थे उसको हमेशा हरा भरा रखते थे। वो कभी उसको सूखने नहीं देते थे, और किसी हालत में उसको उसकी जो तकलीफ है और जिस लिए आया है उसकी समस्या और उसके मेन ऑब्जेक्ट में माननीय मुलायम सिंह उनका साथ देते थे, और अपने भी आगे बढ़ते थे, उससे भी आगे बढ़ाते थे। लेकिन यहाँ तो बस वही है कि उधर से आने वाले हैं, इधर इधर वही सलाह देकर क्या कर रहे हैं, इसीलिए तो सारे लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। तो अभी 2024 के चुनाव से पहले संजय निषाद जी की क्या रणनीति है? हमने सुना है कि 37 सीटें आपने अपने सिंबल पर लड़ने के लिए मांगी है। ये इस बात में कितनी सच्चाई है संजय निषाद जी? नहीं, ये सच्चाई नहीं कि 37 सीटें हम अपने सिंबल पर लड़ने के लिए मांगे। मैंने आपसे बताया ना कि आपने बताया कि ये होम्योपैथ मीठी गोली देने वाले डॉक्टर हैं, लेकिन हम मीठी वाले डॉक्टर गोली वाले नहीं। मैं इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर हूँ, जो इलेक्ट्रो मतलब तुरंत काम करने वाली है। आप तुरंत काम करने वाली है, इसलिए आपने देखा होगा कि 2013 में संकल्प लिया, संन्यास लिया वैभवशाली जीवन से, और आया तो तुरंत पार्टी खड़ा किया, एक विधायक बनाया। फिर देखिए चुनाव लड़ा 2018 2019 में, सपा बसपा एक हो गई। फिर भी एक ऐतिहासिक दिन 2022 में, 2023 में। तो आज के दिन में जो हम 37 सीटों की जो बात करते हैं, हमारे पास एक डाटा पूरा, हम काम करते हैं ज़मीन पर और गांव में रहते हैं, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम बनाया है, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, और रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। इस युग का असली भगवान वोटर है, साइनिंग अथॉरिटी वोटर है, सभी भाग्य विधाता वोटर है, लेकिन वो बेहोश पड़ा हुआ है। और ये नेता लोग झुआ भर वोट को पौवा पिला के और बेहोश करते थे। तो मैंने इन्हें प्रोग्राम बनाया कि इन्हें वोटर के पास जाना है, उन्हें होश में लाना और जोश में लाना, और सही बात पढ़ाकर सही जगह बटन दबाना है। इस क्रम में जब गांव में जाना शुरू किया, टीम लगाए, पता चला 37 सीटें ऐसी है जो हम लगभग 3 लाख से ऊपर हमारे वोट हैं। अच्छा। तो ऐसे में हमने तय की कि 37 सीटें हम भारतीय एनडीए को जिताने में हम हो सकते हैं, और उसमें बड़ी भाई है, वो अधिक से अधिक सीटें देगी तो आसानी से जीत सकते हैं। कोई ऐसी सीट नहीं जिसमें 1 लाख 1.5 लाख से वोट कम हो। तो ऐसे हम जीत सुनिश्चित करने में आगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2019 में हम नहीं लड़े थे, एक प्रवीण जी को उनके सिंबल पर लाया था, लेकिन 2015 में मैंने कुछ लिया नहीं था, जीत लिया था। मैंने कहा था सीट मत देखिए, जीत देखिए, और हमें वो सीट दीजिए जो आप नहीं जीते हैं। तो लगभग उन्होंने 15 सीटें 11 सीटें ऐसी ली थी कि कभी भारतीय जनता पार्टी उसे जीती नहीं थी, लेकिन मैंने 11 में से 9 जीत कर दिया। 2 उसमें ऐसे हैं जिसमें हम 1200 1300 और लगभग 1700-1800 वोट से हारे, और मैं 5 उनके सिंबल पर लिया। मतलब हमारे
जैसे क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ा था गोरखपुर में, तो निषाद पार्टी में निषाद वोट है, और जो दूसरी बिरादरी का आदमी आता है वो वोट पाता और भारतीय जनता पार्टी को से जीत जाता। तो निषाद को जिताना था, तो ये टेक्निकल बातें थी कि आसानी से जीत सुनिश्चित हो जाए। तो ऐसे में निषादों के बेटे को, क्योंकि हमारे ऊपर आरोप लगता था कि निषाद को नहीं लड़ाते हैं, निषाद को टिकट नहीं देते हैं, नहीं देते। मैंने 15 टिकट दिया था, 17 टिकट दिया था 2017 में, लेकिन उसमें से 2000-5000 वोट पाए। पता चला मेरा 1 लाख वोट था, 80,000-90,000 पाया 5,000, तो मेरा मार्केट खराब हो रहा था। तो मैंने कहा भाई नहीं, इस बार हमें निषाद के बेटे को भी, अपने जो वकील हैं, मैं तो हम मान लीजिए हमें समाज ने एक वकील बनाया है, एक मतलब नेतृत्वकर्ता बनाया, हमारे ऊपर भरोसा किया है, और हमारे ऊपर इसलिए भरोसा किया, हमें लायक समझा है, और इस लायक समझा तो मैंने मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब तक वकालत किया, माननीय योगी शाह हर महीने बैठ के तो आपने मोदी जी, नड्डा जी तक, अमित शाह जी तक अपनी ये मांग, अपनी ये बात पहुंचाई अभी कि नहीं पहुंचाई? नहीं पहुंचाई, और देखिए वहां पहुंचाई, अपने समाज की बातों वकालत कर दे। आपने देखा होगा कि पत्र तो लिखते, क्या जवाब मिला? पत्र लिखते, पहले पत्र लिखते थे, फिर रैली हुई, आपने देखा माननीय गृह मंत्री जी और माननीय योगी जी थे और मंत्री थे, उस समय हमारे लोगों का आवाज, मैंने बताया भाई मैं वकील वकालत कर रहा हूँ, जज ये लोग हैं, लेकिन प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं, और कांग्रेस ने हमारी फाइल गायब करा रखी है, पिछली सरकारों ने उलझा रखी है, और हमें प्रमाणिक दस्तावेज चाहिए। तो पत्र को योगी जी ने समझा, और योगी जी ने आरजीआई को पत्र लिखा। आरजीआई ने 70 साल बाद पहली बार है कि एक्सेप्ट किया, कहा कि नहीं केवट मल्ला मझवार हैं, हमारे यहाँ प्रिंटेड है, इनकी गिनती होती थी, ये पहले से अनुसूचित जात में है, इनका नाम पिछड़े में पढ़ना जो है गलत है। सामाजिक न्याय मंत्रालय इसका विभाग, ये नोडल विभाग है, सामाजिक न्याय मंत्री ने भी इसको कर दिया। अब गृह मंत्री और नड्डा साहब से मिल के आया, उनसे बताया। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, भाग्य जो है सदन में लिखा जाता है, और मैं अकेले वकील एमएलसी हूं भले, लेकिन मंत्री होने के नाते, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, हम दोनों सदनों के वकील हैं। हम लोग विधानसभा में भी वकालत करते हैं, और 11 विधायकों के साथ वकालत करते हैं। और जब मैं आवाज़ उठाए कि किस कारणों से हमारे आरक्षण का मुद्दा लोगों ने कहा नहीं शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, हम ऑलरेडी शामिल हैं, हम पिछड़े से निकाल दिए गए हैं। और 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा, धारा 13 में उनको पावर है। और उत्तराखंड में एक शासनादेश भारतीय जनता पार्टी ने मतलब जारी किया, जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का अंग रहा है, और कि वहाँ की शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है। शिल्पकार हमारे 66 नंबर पर अनुसूचित जाति की सूची में शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है। प्रजापति, कुम्हार और टमटा उसकी उपजातियां, पर्यायवाची जातियां, इनको शिल्पकार का सर्टिफिकेट जारी किया जाए, आसानी से वहाँ जारी हो रहा है। तो इसी जिस तरीके से यहाँ लेदरमैन या चमार जाति नहीं जातियों का समूह है, धोबी जाति नहीं जातियों का समूह है, तो उनके उपजातियों और पर्यायवाची जातियों को मिलता है। उत्तरा, दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गहिरवार, दोहरे को मिलता लेदरमैन का, रजक, बरेठा, कनौजिया को मिलता। लेकिन केवट मल्लाह का नाम पिछड़ी में डाल देने से लोगों को भ्रम मैसेज डाल दिया कि आप पिछड़े में हो, अनुसूचित में शामिल किया जाए। लेकिन राष्ट्रपति ने हमें नोटिफिकेशन करके संसद में 1961 में कि केवट मल्लाह मझवार है, गिनती हुई 70 लाख थे 1961 में, अब 7,000 हुआ। तो आज के दिन में हमारा डिमांड है, एक ही बात है, आसान तरीका है कि कागज आरजीआई ने एक्सेप्ट किया इस साल, और उसने कहा भी कि नहीं केवट मल्लाह मझवार हैं, तो हमें एक शासनादेश जारी हो जाए उत्तर प्रदेश से कि मझवार जाति नहीं है, जातियों का समूह है, उसकी उपजातियां, उसकी पर्यायवाची जाति केवट मल्लाह है, जैसे उत्तराखंड में हुआ। संजय निषाद जी, आपने बहुत आंदोलन करे, आप तमाम समुदाय, अपने समुदाय के लोगों की बहुत मदद भी करते हैं। एक वीडियो हमने बनाया था कुछ दिन पहले, एक श्रीपाल निषाद एक व्यक्ति है जिससे आपने मुलाकात भी करी, आपने सम्मानित भी किया, उस व्यक्ति को आपकी बड़ी जरूरत है। अब इसी दर्द को देख सकते हैं कि इतना उपेक्षित समुदाय है कि जिसने 10,000 लोगों की जान बचाई, और उसके ही व्यवस्था नहीं है। इसीलिए आज मैंने उसे मिला तो मैंने कहा कि तुरंत मैंने उससे आधार कार्ड लिया, मैंने अधिकारी को दिया। उसे दौड़ना नहीं है, मैंने अपने अधिकारी से कह दिया कि सीधे हमारा पत्र है, गरीब के पास जाना है, उसको फार्म भरना, कोई दलाल नहीं करेगा बीच में, भरकर जो दीजिए उसके दरवाजे पर जाकर फार्म भरो, और फार्म भर के लाकर उसे पैसा देकर उसका घर बनवाओ।
इलाज के लिए पैसा है तो अभी उसको सम्मानित करेंगे। 31 अगस्त को हम लोग क्रिमिनल ट्राइब डे मनाते हैं, तो उस निषाद जो ऐतिहासिक काम करता है, अब कह रहा था ना कि एनडीआरएफ ने भी कहते हैं हम इतने गहरे पानी में हैं, तो इसका मतलब अब मैं लिखूंगा मुख्यमंत्री को पत्र कि जहां भी एनडीआरएफ टीम है उसमें प्राथमिकता निषादों को, तैराक को होना चाहिए, गोताखोर को होना चाहिए, और इस लोगों को संबंध होना चाहिए, इनको मतलब परमानेंट पैसा मिलना चाहिए और सम्मान मिलना चाहिए। अब देख रहा है कि ठीक से शरीर में खाना नहीं, वो तो वही अंग्रेज वाली दशा हो गई ना कि जैसे अंग्रेज जो है पानी में घुसाते थे, उन्हें दारू पिला देते थे और उतने में खुश हो जाता था। आज के दिन में इनको पूरा का पूरा सम्मान चाहिए, मकान चाहिए, सब है। तो ये उपेक्षित समुदाय है। तो आज के दिन में हमने जो योजनाएं बनाई हैं, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, मछुआ कल्याण कोष, तो जिसके अंदर वो आएगा उससे हम लोग उसे आच्छादित करेंगे। और मछुआ कल्याण कोष में बुजुर्गों को भी सम्मान देना है, इनाम भी देना है, हमें कोचिंग भी कराना है, उनको व्यवसाय में भी लाना है। तो जहाँ जहाँ भी जिसके इस तरह के पूरे प्रदेश में जहाँ होंगे, अब तो हम अपने आज के इसके देखने मिलने के बाद हम अपने जिला अध्यक्षों से अभी मीटिंग है कमेटी की शाम को, उसे हम निर्देश जारी करेंगे। प्रदेश में जितने भी इस तरीके के यूनिक काम करने वाले, ऐतिहासिक काम करने, जान बचाने वाले हैं, एक तो जान लेता है कोई और एक जान बचा रहा है। कभी अंग्रेजों को, हमारे लोग डुबो के अंग्रेजों को नदियों में मार रहे थे तो देश आज़ाद हो गया। इस आज़ाद भारत में कोई ऐसा भी पुत्र है कि जो डूबने से बचा रहा हो, तो ऐसे लोगों को प्रदेश भर में इकट्ठा किया जाए। हम उन्हें सम्मानित भी करेंगे और सरकार को पत्र लिखकर हम उनको उसी जिले में परमानेंट उनको कुछ न कुछ संविदा पर रखवा के उनको डेली वेजेज उनकी व्यवस्था करानी जी। अच्छा संजय निषाद जी, अभी ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने मतलब उनकी मांग थी राजभर जाति एसटी में शामिल हो जाए, एसटी में शामिल होने वाली है, उनकी बात तो मान ली गई। अब ये बताइए संजय निषाद जी अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए कब उनकी आवाज उठा रहे हैं, मतलब कब ये करने वाले हैं कुछ उनके हक की उनकी बात कोर्ट का ऑर्डर है कि ये डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं। ये जो मुद्दे हैं, अभी तो भैया पिछड़ों में बंटवारे की बात कर रहे थे, लेकिन जब मैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 जब लाया कि मैं किताब लिखा भारत का असली मालिक कौन, उसमें कि ये जातियां आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया, जन्मजात अपराधी घोषित करके इन्होंने गाड़ दिया। और 1949 में पहली इंक्वायरी कमेटी बनी कि अंथा सेमेन अंगार जो की अध्यक्षता में पटेल जी ने बनाया। उसने रिपोर्ट दिया कि 193 जातियां उत्तर प्रदेश की हैं जो एक ट्राइबल जिंदगी जी रही, एसटी से उनकी दशा खराब है और इनको अंग्रेजों ने जन्मजात अपराधी घोषित करके उजाड़ा था। उसमें कुछ सेमी ट्राइब्स हैं, कुछ मतलब अर्ध घुमंतु हैं, कुछ घुमंतु हैं, कुछ विमुक्ति जनजाति, उसमें केवट मल्लाह राजभर भी है। तो हम ये कह रहे हैं, उसमें तो लिखा है कि 74 प्रकार का व्यवस्था इन्हें देकर इनको विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। हम संवैधानिक आरक्षण चाहते हैं जो ऑलरेडी संविधान में लिखा हुआ है वो मिलना चाहिए। भर जो है वो भर तरमाली पासी में गिनती होता था। तो मैं आज के दिन में भैया ने जो किया उनको बधाई दूंगा कि सरकार ने सर्वे कराना शुरू कर दिया। सर्वे में पहले से आदेश हुआ है, आने से पहले से कि विमुक्ति जनजाति के लोग सर्वे किया जाए और उनकी दशा दुर्दशा कैसे उनको सही किया जाए। तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में सर्वे की बात छोड़िए, सर्वे तो पहले हमने सब कर दिया। हमने लिखित प्रमाण पत्र इकट्ठा करके हम मोदी जी के सामने पहुंचा दिए कि केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात का इकदार है, जैसे उत्तराखंड में। जब आपका समाज का वकील जब पहुंच गया है ऊपर तक, पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचा दे तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर समाज ने हमें वकील माना तो अकेले वकील नहीं, हम 11 वकील के साथ आए। तो जवाब में क्या बोले मोदी? निश्चित रूप से उन्होंने, अभी नड्डा साहब ने कहा, अभी 4 दिन पहले बुलाया था और मैं गया था, उन्होंने कहा क्या क्या समस्याएं हैं। चूंकि उस दिन हमने जो 39 पार्टियां का जो कार्यक्रम मतलब वो बैठक था एनडीए का, तो उसमें हमने अपनी बात को रखने का अवसर मिला था कि जो भी दल बने हैं वो किसी मूल समस्याओं के, जाति के या वर्ग के या विशेष क्षेत्र के, उनकी समस्याओं के नाते बने हैं और पिछली सरकारों ने उसे उपेक्षित रखा, इसलिए दल बनाना पड़ा। तो अब हमारी सरकार एनडीए आ गई है, तो इनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। लेकिन धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो दल बने हुए हैं प्रदेश भर में, देश भर में, तो
तो वो उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। किया जाएगा। इसके लिए नड्डा साहब ने बुलाया था। अच्छा। और उन्होंने कहा कि नहीं, गृह मंत्री के साथ हम समय लेते हैं, एक दिन बैठक करके इस समस्या का। मैंने उनसे बताया कि भाई उत्तराखंड जैसे है वैसे यहाँ दे दीजिए, सारे एविडेंस है, कोई ऐसा न हमें शामिल करना ही नहीं, हम शामिल है, खाली हमें परिभाषित करना, परिभाषित करके भेज दीजिए, ये जातियाँ आराम से सुरक्षित हो जाएंगी, संवैधानिक न्याय मिल जाएगा, आपके साथ पहले से हैं, आज भी रहेंगे, त्रेता में भगवान राम के साथ रहे। निषाद राज ने सेना दे के रावण राज खत्म किया, दुख का राज खत्म करने के लिए एक हुए, तो हम लोग भी दुख का राज खत्म कर। लेकिन आपने 2021 में कहा था चुनाव से ठीक पहले संजय निषाद जी की राम जी दशरथ जी के बेटे नहीं है, ये क्यों कहा था आपने? नहीं, आपने अभी आपने राम जी की बात बोली तो मुझे वो वक्तव्य याद आया आपका। नहीं, आपका जो है वक्तव्य, मैं उसका खंडन मैं उसी समय बता देता हूं अच्छा। कि मैं उस समय जो बोला था, हाँ। ये नहीं बोला था कि नहीं, हमने कहा ये लिखा हुआ है किताबों में और इसको थोड़ा सा सर्च करके उस पर सही होना चाहिए कि इसका सही संदेश जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन उसे हाँ। तोड़ मरोड़ के लोगों ने आधा काट दिया और जो उतना बोला था कि नहीं उसको चला दिया, तो उसे है। अच्छा, आप प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी, अमित शाह जी से सबसे मिलते रहते हैं, तो आप कभी पूछते क्यों नहीं है कि भाई पूछिएगा मतलब अगली बार कि मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते? संसद में विपक्ष इतना हंगामा काट रहा है, बताइए, आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, वो तो निष्कासित तक हो गए हैं कुछ समय के लिए, क्यों नहीं बोलते मणिपुर पर नरेंद्र मोदी जी? आप कहिए, आपकी बात तो मान जाएंगे। देखिए, आपने बताया ना कि हम भगवान राम के आस्था हम लोग बाल सखा हैं, हम लोग जिस तरीके से उस युग में भगवान राम ने गले लगाया था, इस युग में निषाद राज के वंशज के बेटे को मोदी ने गले लगाया। और निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि शीर्ष नेतृत्व तक हम बैठ के बात करते हैं और हम जो भी बोलते हैं उस पर चिंतन होते हैं। आज मैं जो देख रहा हूँ रोज, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि मतलब इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं प्रधानमंत्री राष्ट्र की व्यवस्था, दुनिया में देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में नाम ऊपर ले जाने के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को एक मतलब पुराने जो हमारा इतिहास रहा गुरुओं का देश लाने के लिए हो रहा। नीचे का व्यवस्था का मामला जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का, तो गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो विपक्ष नहीं चर्चा होने दे रहा है कि अगर चर्चा होगी तो पोल खुल जाएगा कि पिछली सरकारों ने जब सत्ता संभाली 70 साल से, तो इन विसंगतियों को क्यों नहीं दूर किया? अच्छा, विपक्ष ये कह रहा है कि जब नरेंद्र मोदी जी इतना बोलते हैं, जब कभी बात कुछ चिकित्सा से संबंधित होनी चाहिए, चिकित्सा मंत्री को बोलना चाहिए, तब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, रेल मंत्रालय की जगह पर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, तमाम जगह पर, गृह मंत्रालय की जगह भी कभी कभी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, रक्षा मंत्रालय की जगह भी बोल देते हैं जहाँ पर उन मंत्री को बोलना है। जब सब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो फिर मणिपुर से क्यों डर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? डरते नहीं है। जो विपक्ष के लोग, जो छोटे छोटे नेता हैं, वो बड़े नेता के सहारे बड़ा बनना चाहते हैं कि अगर हम उनसे बुलवा लेंगे तो फला ने बुलवाए, हम भी बड़े हो जाएंगे। बस उनका और कोई काम नहीं। जब उनको अपने जवाब से मतलब है, जब गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, सारा गृह मंत्री मतलब सरकार हमारी जवाब दे रही है, तो चर्चा होनी चाहिए। उसमें जो बहस हो उसका विरोध करी, तो चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे? हंगामा क्यों कर रहे मोदी के नाम पर? ये कि खाली वो बड़ा होना चाहते हैं, मणिपुर की समस्या का समाधान नहीं चाहते। हमारी सरकार चाहती है मणिपुर की समस्या का समाधान। अगर न्यायालय ने कोई आदेश किया है तो इसके लिए न्यायिक है, संवैधान के अंदर, संवैधानिक अधिकार के अंदर न्यायालय कोई आदेश करता है। अगर उसके खिलाफ विपक्ष वायलेंस क्रिएट करता है, इसके मतलब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अलोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन। तो आंदोलन बिना किसी सह में तो होता नहीं है। हम तो मैं भी तो आंदोलन करके यहाँ पहुंचा हूँ। तो हमको मतलब आंदोलन कब कैसे किया जाए? आंदोलन पॉलिटिकली आंदोलन होते हैं, इलेक्शन से पहले होते। मैंने भी आंदोलन किया 2015-2017। पॉलिटिकल आंदोलन थे क्या? वो पॉलिटिकली आंदोलन थे ना कि 2000 जब हमारे लोगों को टिकट दे देते थे सपा और बसपा, तो हमारे लोग या सपा बसपा टिकट दे दिए और हमारे नेता आ गए विधानसभा में। कुर्ता तो पहन लिए निषाद समाज का, लेकिन जब बहन जी ने हमारा आरक्षण रोकी, बहन जी ने हमारा तालघाट नदी छीना, जब हमारा रोजी रोटी छीना, एक भी नेता आवाज़ नहीं उठाया, न पक्ष का उठाया न विपक्ष का। क्योंकि नेता को बोलने की इजाज़त उस पार्टी के जो सदन के नेता होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनकी इजाज़त लेनी पड़ती है, पार्टी के अध्यक्ष को। क्योंकि समय बोलने का जो मौका मिलता है वो पार्टी को मिलता है। अब पार्टी किससे बुलवाएगी, किससे नहीं है। तो इसके मतलब ये पार्टी में हैं लेकिन बोलने के लिए नहीं है, केवल नंबर के लिए है। तो मैंने इसीलिए पार्टी बनाई कि ऐसा अखाड़े का पहलवान भेजो कि जो अपने भी बोले और अपने लोगों से भी बुलवाए। क्योंकि वह पार्टियां अपने मुद्दे को बोल सकती है, किसी व्यक्ति विशेष के मुद्दे को नहीं बोल सकते। हमारा जो निषाद पार्टी जो बनी, निर्बल इंडियन सोसाइटी, कि भाई अब हम लोगों के लोग
अब वहाँ टिकट मांगने न जाएं, क्योंकि जब हम आंदोलन कर देंगे, बता देंगे कि ये पार्टियां आपके हित के लिए नहीं है, वोट लेती हैं लेकिन विधानसभा में जाके उल्टा काम करती हैं, आपका हिस्सा खाती है, नौकरी खाती है, आरक्षण रोकती है, आपको मूर्ख बनाती हैं। नेता को तो ये तो तमाम पार्टियां करती हैं संजय निषाद जी। इसलिए ये अच्छा संजय निषाद जी, अभी आपने आंदोलन का जिक्र किया, हमने खुद देखा है, खुद पढ़ा भी है कि आप पेशे से डॉक्टर रहे हैं, आपने तमाम आंदोलन किए हैं, लेकिन आपको मत्स्य पालन विभाग क्यों दिया गया? अरे मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि हम जिस समुदाय का नेतृत्व कर रहा था, जिस समुदाय की शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार और मतलब कि उनको विकास की धारा में लाने के लिए काम कर रहा था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियाँ उजड़े हुए हैं उन्हें बसाने के लिए ला रहा था। तो जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक तो कुछ नहीं समझेगा ना। तो शिक्षा कहाँ, पैसा ही नहीं है तो पैसा कैसे मिलेगा? जब हमारे अगर हमारी बिरादरी का आदमी तभी इस मंत्रालय के मंत्री होने के नाते हमसे मिल लेता है ना, अपनी बात रखा। जब हमारी बात रखा, उनके नज़दीक गए तो पता चला इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास शिक्षा नहीं, इनके पास रोजगार नहीं है, तो मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई, नीति बनवाई, 25 करोड़ रुपया उनके लिए अलॉट कराया कि अब कम्युनिटी हॉल बनवाएंगे, उसमें उनके मैरिज हॉल होगा, शादी होगा, उसमें कंप्यूटर लगाएंगे, लड़के लड़कियों को बचाएंगे। लेकिन आप तो पेशे से डॉक्टर थे, आपको तो चिकित्सा मंत्रालय देना चाहिए था। मतलब जो पेशे से वकील हैं उनको चिकित्सा मंत्रालय दिया गया है, और जो पेशे से डॉक्टर हैं उनको मत्स्य पालन विभाग। पेशे से डॉक्टर में एक सिस्टम इलेक्ट्रोपैथ का डॉक्टर था, लेकिन पेशे से सोशल वर्कर था, हम सामाजिक डॉक्टर थे, और सामाजिक डॉक्टर में लगभग मछुआरों के डॉक्टर थे और वकील हमारे मछुआरों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है। तो मछुआरों का कैसे विकास हो सकता है? इसलिए पहली बार है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 26,000 करोड़ रुपया 2013 में मैं आया, आंदोलन किया, 26,000 करोड़ रुपया मिला, और 67 साल में कांग्रेस ने 3,000 करोड़ रुपए दिए। इनके लिए फ्री का बीमा, मैं कह रहा हूँ कि इनके लिए शिक्षा, कोचिंग के लिए, इनके इलाज के लिए, इनके दैविक आपदा के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, जब तक पैसा नहीं होगा, बजट नहीं होगा और नीति नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे एक नीति बना दिया पिछले बार। अच्छा एक बात पूछो संजय जी, क्या विभाग भी जातियां देखकर बांटे जाते हैं? नहीं, अनुभव किस में किसका है, अच्छा। किससे क्या होता है। मैं कहता हूं कि आज के दिन में हमारा अनुभव है कि मछुआरे इसमें हैं, मछुआरों के लिए अलग से मंत्रालय इसीलिए बना कि मछुआरों का विकास हो सके, इसीलिए इसके लिए नीतियां बनी हुई हैं। और मत्स्य पालन का जो क्षेत्र है वो ट्रेडिशनल जो है उसमें हम ज़्यादा जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यवसायी है, उसका बेटा आसानी से व्यवसाय कर लेता है, और जिसके घर में कभी कोई व्यवसायी नहीं है वो नौकरी बना रहता है। तो ये मछुआरों का विकास कैसे होगा कि उनके अंदर इंस्पायरेशन कैसे पैसा देंगे। जैसे अभी 3 साल पहले तक ब्लू रेवोल्यूशन आया 2014 में, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला। जब मैंने सर्वे किया तो निषादों को कुछ नहीं मिला, बहुत करोड़ों रुपए आया और सब्सिडी दूसरे लोग लिए। हम कहते फायदा नहीं होता तो दूसरे लोग कहाँ आते हैं सब्सिडी लेने, व्यापार करने? हमारे लोगों को पता नहीं था। पहली बार आए 85,000 लोगों का फार्म आया, 15,000 लोगों को सिलेक्शन हुआ ठीक से, 14,500 निषादों को मैंने उसमें सब लाया व्यापार। अच्छा। अगर नहीं रहते तो कैसे 14,500 आते? अभी जैसे गाजीपुर में रविंद्र कश्यप है, सब रविंद्र निषाद है, उसकी माँ के नाम मिलाई, और 2 करोड़ की मिल है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसे हमने सब्सिडी दिलाई। अच्छा। अभी मैंने जो है रीता निषाद जो है अम्बेडकर नगर की है, वो तो वो देखिए बॉम्बे में रहते थे, मैंने कहा आओ यहाँ काम करो। अच्छा निषाद जी, उसने 2 करोड़ में 1 करोड़ उसमें मिला। आज के मनोज कश्यप यहाँ हरदोई में, तो ये तो बड़े मिले। आप बहुत काम करते हैं अपने समुदाय के लिए, समाज के लोगों के लिए, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको आपके विभाग में क्या क्या समस्याएं अभी सामने फेस करनी पड़ रही है? कुछ करनी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? ये क्यों मैं पूछ रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपसे इसका जवाब चाहती हूँ। जी, पहले समस्या थी कि जो मछली मारे वही मछुआरा है। हमारे यहाँ उर्दू अनुवादक भर्ती हो गए, जहाँ था कि मछुआ भर्ती होगा, हर 850 हर जिले में 10 मछुआ रहेंगे जो पोखरे में जाकर जाल और जो विकास होगा। लेकिन उनके जगह पर पिछली सरकारों ने उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। तो ये बताओ, मछली उर्दू पढ़ती नहीं है ना, तो किताब उर्दू में है, तो आज के तो अंग्रेजी में सब किताब है। तो एक तो ये नुकसान हुआ, दूसरा कि जो मछली मारे वो मछली का काम करे वही मछुआरा। तो ये हो गया कि राजस्व संहिता 2016 में लिखा है कि ये मछुआरा मतलब केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहाँ हैं, ये प्राथमिकता के आधार पर इनके अंदर गुण है, विकास की धारा में पीछे इनको रोजगार पहले दिया जाए, फिर ये न रहे तब दूसरे को दिया जाए। तो अभी मैंने नीति बनवाई, नीति बनवाने में 1 साल लग गया हमें। फिर मछुआ कल्याण कोष का स्थापना करें। लेकिन हम लोगों के जो दिक्कतें क्या है कि अभी हम पैसा, बजट पास हो गया, समय से कानून नहीं बना तो पिछला लैप्स कर गया, दोबारे वाले में
समय से उन्होंने फाइल नहीं जमा किया तो उसका पैसा नहीं आ पाया। अच्छा, सुनने में आता है संजय निषाद जी कि योगी सरकार में मंत्रियों की सुनवाई नहीं की जाती है, इसमें कुछ सच्चाई है क्या? ऐसा नहीं, अगर सुनवाई नहीं होती मैं तो कुछ अंदर की बात नहीं, अगर सुनवाई नहीं होती तो हम कैसे मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा लेते। निषाद राज बोट योजना में पहले 2 करोड़ था, पहले हम अभी 5 करोड़ कैसे पास करा लें। पहले मुख्यमंत्री संपदा योजना में 2 करोड़ था जो दिया, उसमें लगभग 98 लाख, मतलब 1 करोड़ 98 लाख बट गया, तो फिर उसे 10 करोड़ रुपया कराया। तो ये अगर सुनते नहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो कैसे बजट हम आगे बढ़ा लेते। आज के दिन में सारे मंत्रियों को मैंने मंत्री को धन्यवाद दूंगा। अच्छा। कि पहले हमने तो कभी पहली बार कैबिनेट बैठे, लेकिन जब भी कैबिनेट होती है तो जो भी कैबिनेट में बात आती है उस पर सभी लोगों की राय मांगी जाती है। अच्छा। अगर आपत्ति लग गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले डांट देते हैं अधिकारी को, जाके इसको सही करके लाओ, आगे बढ़ा के, ये सब उनकी राय है, इनका अच्छा। जैसे हमारे में था तो 1000 नाव लिखा था, मैं कहता रहा, लेकिन जब उभरा नहीं 1000 नाव में क्या हो सकता है, तो उसको 3 गुना 3000 नाव हो गए। पहले था कि नहीं ये मछुआरे ट्रेडिशनल नहीं है, सबको है, तो जो भी बात होती है उसे माननीय मुख्यमंत्री जी से। अच्छा, आपकी खूब बनती है योगी आदित्यनाथ जी से? अब जब भी समय मांगता हूँ मिलते हैं सहृदय, और दिशा निर्देश भी देते हैं, और कहीं भी मैं जो भी पूछता हूँ। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी की और योगी आदित्यनाथ जी की कुछ खटपट चलती है क्या? वो उनकी बात के बारे में हम अपनी बात बता सकते हैं। नहीं, मतलब कुछ अंदर की बातें अगर आप बताना चाहते अभी तो भैया आए हैं, अभी आए हैं, अभी तो अब आएंगे, मिलजुल रहे हैं, अपना बयान वान सही दे रहे हैं। अब पहले जब बयान वान सही दे रहे हैं अब पहले गड़बड़ दे रहे थे। पहले अपने मैं भैया बार बार कहता था, पहले भैया बिछड़े थे। पहले भैया बिछड़े हैं, आ जाइए, आपके भी समुदाय का जो समस्या है, आपके लोगों ने भी लड़ा, अंग्रेजों से उजड़ा है, हमारे भी है, एक ही है, एक ही मुद्दे, रोग एक ही है। वकील दोनों लोग अलग अलग वकाल, आप सड़क पर वकालत करेंगे, हम सदन में वकालत करेंगे, 2 वकील आ जाएंगे तो 2 बड़े वकील हो जाएंगे, तो जजमेंट 80 हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इसलिए मैंने भैया को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम सलाह माना और समय आते हुए आ गए, और देखो समस्याओं का समाधान की तरफ कलम चलना शुरू हो गया। तो सौभाग्य इसी कहते हैं ना कि सड़क पर तब तक। अच्छा, मैं इसलिए मैंने पूछा क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की मुलाकात हुई थी गठबंधन में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी से, लेकिन कोई फोटो नहीं ट्वीट की। ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से तो हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से नहीं हुई। ऐसा क्यों है? मतलब ये दिखाई दे रहा है कि शायद कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच में। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी हमारा फोटो तो माननीय मोदी जी ने ट्वीट किया जिसमें मिले थे, हम चिराग पासवान थे। अरे आप तो मिलते रहते हैं, तभी तो हमने पूछा कि मोदी जी से पूछेगा एक बार मणिपुर पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। अब मतलब माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने ट्वीट करते रहते हैं। हाँ ऐसा नहीं, जब भी है वो कभी है तो पूछते रहते हैं कि आ रहे हैं नहीं। जैसे गोरखपुर में कार्यक्रम होता है, मैं राजभर जी की बात कर रही हूँ, उनकी फोटो काहे नहीं ट्वीट किया गठबंधन में शामिल होने के बाद? कोई कारण रहा होगा, कोई व्यस्तता रही होगी, और नाराजगी नहीं है, बात पक्की है। नाराजगी रहती तो मिलते ही नहीं, मिल गए तो नाराजगी कहाँ है। और सभी लोग मिलके एक लेकिन ये राजनीति है, दल मिल जाते हैं, दिल देर से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि दल जो है किसी भी लोगों के दिल के अंदर जो दर्द है उसे दूर करने के लिए दल बनाए जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जिसका दल उसका बल, उसके समस्याओं का हल, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसके समस्याओं का हल नहीं। तो जो दिल में दर्द है उसके लिए दल बनाए जाते हैं, और दल को जो है दलदल में रहने वाले को महल में लाने के लिए दल बनाए जाते हैं। तो जो महल उजाड़ा था अंग्रेजों मुगलों ने और इस देश को आज़ाद कराया है, इसके लिए फिर से महल मिल जाए, उसके लिए दल बनाए गए हैं। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, संजय शाह जी, मुगलों से अभी एक चीज और याद आई। प्रयागराज में श्रवेंगपुर में एक निशात जी का किला है, उसमें मस्जिद बनी हुई है। आपने कहा कि अगर वो नहीं हटाई गई तो अब मैं उसे उठाकर गंगा में फेंक दूंगा। तो संजय निषाद जी धार्मिक वाली राजनीति तो नहीं किया करते थे, लेकिन अब 2024 के पहले वो धार्मिक हार्डकोर राजनीति में एकदम बीजेपी वाली लाइन में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, देखिए हमारा जो खून है वो निषाद राज का खून है। अब भगवान राम को उन्होंने उतारा था और भगवान राम ने रात्रि विश्राम किया था। ऐसा खून है कि निषाद राज ने कहा था कि हे राम, जंगल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरे हाथ पाल सखा हो,
तब आप मित्र थे, आज भी हो, भविष्य में रहोगे, लेकिन आज आपके अंदर मैं दिव्य शक्ति देख रहा हूँ। आप ही दुखों के राज को दूर कर सकते हो। और रात्रि विश्राम करो और राजपाट लीजिए और यहीं से कहीं जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा नहीं, मैं दुख का रावण राज खत्म करने के लिए आया। तो उन्होंने अपनी गंगा भी पार कराया और सेना देकर उन्होंने रावण राज भी खत्म किया। तो जहाँ भगवान राम सोए हों निषाद राज के आत्मबल से का, और जो सबसे पहले भगवान राम का जो दिव्य शक्ति का दर्शन निषाद राज ने किया हो और उस शक्ति सीने पर मस्जिद बनी हो। अरे निषाद राज तो मुसलमान थे नहीं, त्रेता में मुस्लिम धर्म था ही नहीं। मुस्लिम धर्म तो आया है मेडुअल हिस्ट्री में, हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं। तो दोनों दो है। और पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई कराई और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उस किले पर प्रधानमंत्री 2 बार हेलीकॉप्टर उतारी हों और उनके देखने में किला खुदाई हुआ हो। और जब किला खुदाई हुआ तो उस जो आर्कोलॉजी जो हमारा जो पुरातत्व विभाग है जो नक्शा बनाया कि 300 मीटर के अंदर कुछ है नहीं, कुछ बनेगा भी नहीं, तो उसमें तो मस्जिद दर्शाया नहीं गया। तो जंगल में मस्जिद का हम लोग तो सोच रहे थे शुरू में मज़ार है छोटा सा, धीरे से कभी 1000, फिर धीरे धीरे 10,000, लाखों लोग, अब करोड़ों लोग जाएंगे। तो लोग अब गुस्से में आ रहे हैं कि वो कई एकड़ में बन गया, तो हमारे लोग कहते हैं उखाड़ के फेंक दो। अब करोड़ों लोग इस बार जाएंगे। मेरे कहने का मतलब इस बार लाखों लोग गए थे, बहुत मुश्किल से मनाया उनको। इस बार गए थे जयंती पर और इस सांस्कृतिक लाखों लोग आए थे। वो एकदम गुस्से में जब देख लेते हैं कि भाई जब इस किले पर जय निषाद राज का झंडा था तब सुख था, अब झंडा बदल के हरे रंग का झंडा किले पर गड़ गया तो दुखों दुख है। अब गुस्से में आते हैं। तो इस बार करोड़ों लोग जाएंगे। तो मैं इसीलिए कहा कि करोड़ों लोग जाएंगे, उठा फेंक देंगे तो हमने को समाज के साथ रहना पड़ेगा ना। और समय रहते हम कह रहे हैं कि जहाँ विवादित हो वहाँ इबादत करना ये गुनाह है, ये धर्म में लिखा हुआ है। तो जब विवादित कहें किसी के किले पर, लेकिन विवाद वो मेरी धरोहर है। लेकिन विवाद क्यों? मेरा धरोहर है। हम अपनी विरासत को नहीं बचा पाएंगे तो हम कैसे लोगों को हिरासत से छुड़ा पाएंगे? ये गरीबी की हिरासत में है, शिक्षा की हिरासत में है, बेरोजगारी की हिरासत में है, नीच जात की हिरासत में। अब तो कम से कम निषाद जी कह के लोग बुलाते हैं। मान सम्मान स्वाभिमान जुड़ा हुआ हमारे निषाद राज के किले से। तो हम तो अपने को खुशनुमा हैं, सौभाग्यशाली हैं कि उस किले को पर्यटक स्थल घोषित कराया। भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लगवाया, वहाँ लग गया 20 करोड़ 38 लाख रुपए का बजट भी हमने सरकार से लाट कर दिया। अगर राम मंदिर बन रहा तो उनके आत्मबाल सखा निषाद राज का किला भी बने। तो किला कहाँ बनेगा? बनेगा तो झगड़ा होगा। तो हम कहते हैं उससे पहले वो हटा लें, दूसरे जगह जाए शांतिपूर्वक। इसलिए मुस्लिम धर्म से, मुस्लिम समुदाय से अपील किया हो और उसके लिए हम मुकदमा भी करेंगे और सरकार से मांग भी करेंगे। जिस तरीके से राम मंदिर आपने शिफ्ट कराया है लड़के संवैधानिक तरीके से, वैसे वहाँ भी करा दें। जी, कानूनी लड़ाई बढ़िया रहती है, वैसे सीधा रास्ता बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन एक चीज और है संजय निषाद जी, हमने सुना है कि अनुप्रिया पटेल की तरह अब संजय निषाद जी भी दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। गाड़ी धीरे 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 बढ़ गई है, तो ये गाड़ी जो है अब सीधे दिल्ली रुकने वाली है। नहीं, अभी जैसे लोकतंत्र के स्तंभ हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, ये यहाँ भाग लिखे जाते हैं। और कहते हैं ना कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। कहते हैं कि राजनीति जो इतिहास राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप। तो सड़क पर आंदोलन अगर तो सदन के आंदोलन में, सदन के अंदर आंदोलन हो उसमें होता है, वो लोकतांत्रिक आंदोलन होता है जो बहस होता है। उसके लिए समर्थक चाहिए, तो हम वकील चाहिए, ट्रेंड वकील चाहिए, अखाड़े वाला पहलवान चाहिए। तो अगर हम विधान परिषद में आ गए, लखनऊ विधानसभा में आ गए और विधानसभा के साथ 11 विधायक भी आ गए, तो अब हमारे वकील जो है प्रवीण जी हैं, मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल, वो आवाज़ समय समय पर उठाते रहते हैं। तो अब निषाद पार्टी का वकील अगर हमारा विधानसभा में, लोकसभा में जाता है तो वहाँ भी वकालत होगा, चूँकि हाईकोर्ट ने कह रखा है कि जो आरक्षण के मुद्दे हैं वो दिल्ली से हल होंगे। और गैर संवैधानिक ढंग से मेरा नाम पिछड़ी में डाला गया है, क्योंकि राष्ट्रपति ने केवट मल्लाह को मझवार में लिख के गिनती करा चुके हैं। तो जो राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन में केवट मल्लाह मझवार है, तो केवट मल्लाह का नाम पिछड़े में डालना वैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात जो है संविधान में जब उठता है, लोकसभा में होता है। इसीलिए हम दिल्ली के, और भारतीय जनता पार्टी है वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो ये बात प्रेशर डाल के मनवाएंगे कि प्यार से मनवाएंगे? प्यार, हम लोग देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि अब बंदूक में ताकत नहीं, बटन में ताकत है। तो बटन से ही समस्या हुई। उसको हमको EVM मशीन नहीं कहते हैं हम। E फॉर इम्प्लाई, B फॉर बिला, M फॉर मनी।
कि देखो अगर हाथी एक दबा बार फिर से, एक बार फिर से। ई फॉर एम्प्लॉय, हाँ। बी फॉर बिला मतलब महान, उधर मतलब नौकरी, बी फॉर बिला मतलब किला मकान, और एम फॉर मनी मतलब आपको हिस्सा मिलेगा बजट में। तो आज के दिन में हम जिसका बटन दबाते रहे, साइकिल, पंजा, हाथी, जी। तो उन्होंने हमारे बजट पर ही कब्जा कर लिया, नौकरी पर ही कब्जा कर लिया, किसी को दया नहीं आई। तब फिर हम लोगों को दल बनाना पड़ा ना। तो इस दल को खड़ा और बड़ा करके इनकी समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि राजनीतिक हथियार से ही हिस्सेदारी मिलती है। तो दलित भाइयों ने राजनीतिक हथियार चलाया, इसलिए आज हिस्से में है। भाई उनको देख लीजिए, जब तक वो पंजा टोपी लगाते थे तो 2 पंजा इधर से 2 पंजा इधर से खाते थे, लेकिन जब ना जय भीम की टोपी लगा लिया तो भीम के लिखे हुए सारे अधिकार मिल गए। तो हम कह रहे हैं हमने सबकी टोपी लगा कर देख लिया है, और नतीजा क्या हुआ कि जब हम निषाद राज पावर में थे और ये पौआ झुआ और वोट पौआ पी के पाँव में चला गया। जब भी वोट पड़ गया, सरकार उनकी आई, दरोगा पुलिस आईजी उनके आए। कोई किसी विभाग में खोजने पर एक विभाग का हमारा कोई चपरासी बहुत मुश्किल से मिलता है आज के दिन में। इसीलिए आज क्या अंतर आया? आज के दिन में हम लोग पारदर्शिता आई है। हाँ। ढेर सारे देखिए कब लिस्ट निकलती है, जब ये पब्लिक सर्विस कमीशन की और जो भी है जो आयोग का, तो जो सिलेक्शन होते हैं उसमें 2-4 जरूर, एक बिंद आ जाएगा, एक केवट आ जाएगा, मल्ला आ जाएगा, एक मछुआरा जरूर एक बार की सर्विस में निकलने के बाद जरूर राजपत्रित अधिकारी में से एक जरूर आएगा। 70 साल से क्यों नहीं आया? अच्छा संजय निषाद जी, एक वीडियो हमने देखा, सबने देखा होगा, जिसमें आप अपनी आरती उतरवा रहे थे। तो आप अपनी आरती क्यों उतरवा रहे थे? अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी की आरती उतरती हुई तमाम फोटोज, तमाम वीडियोज हमें सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, लेकिन आपकी आरती उतरते हुए देखा तो हमने सोचा कि कोई कंपटीशन है क्या योगी आदित्यनाथ जी से? नहीं, कंपटीशन नहीं है, और हम जो है कंपनसेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोगों के पास तो हमारा समाज अब अनुदान मतलब नीचे मतलब उसे है। हमें लोग राजनीतिक गुरु मानते हैं। हाँ। हमें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि उन लोगों ने दिया। बिल्कुल। कोरोना में मैं, चूँकि हम इंग्लिश जानता हूँ, मैं दून कॉलेज का पढ़ा हूँ, तो अंग्रेजी दूसरे प्रदेशों में कोई बोल नहीं पाता नेता, चाहे तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तो वहाँ के फिशरमैन दूसरे देशों में। तो कोरोना में बड़ी समस्या थी। हाँ। लोग फंस गए समुद्र में, सरकार नहीं आने देती थी। तो मैंने सरकार से बात करके, राजनीति में थे और एनडीए के साथ थे, तभी तो हमारी बात सुनी गई दिल्ली में, और मछुआरों के जान बच गए। तो जिनके जान बचे थे, तो वो जो है कुंभकार जो है तमिलनाडु में एक जगह है पांडिचेरी बात, वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें और देशों के लोग आए थे। अच्छा। और उसमें सारे लोगों ने हमें सराहा, और वहाँ पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन का हमें वो जो है उपाधि दी। तो आरती की बात है कि कहा गया ना कि राजनीतिक जो ज्ञान होता है, कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। हाँ। राजनीतिक शक्ति बहुत शक्तिशाली होते हैं, और एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है, उसके साथ सामाजिक संगठन। और ये कहा गया कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, कि सामाजिक संगठन एक मीठा जहर है उस समाज के लिए जिसमें राजनीतिक दल न हो। इसीलिए मेरे समाज में बहुत केवट सभा, मल्ला महासभा, बिंद महासभा, तमाम सभा बना, लेकिन जैसे निषाद राज के लिए जय निषाद राज का नारा, निषाद पार्टी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल बन गया, और मोदी जी भी जय निषाद राज नारा 9 बार लगा दिए। हाँ। और निषाद राज पार्टी का नाम प्रचार करके भोजन भरी थाली को, तो ये मछुआ समुदाय इकट्ठा हो गया। तो इसलिए अगर उन्हें राजनीतिक ज्ञान दिए हैं, और ज्ञान मतलब गु मतलब होता अंधेरा, रू मतलब होता उजाला। अगर कोई भी व्यक्ति अंधेरे से उजाले की तरफ रहे, हमारे समाज को मोतियाबिंद था ना, मतलब दिखाई नहीं देता था कि ये हाथी, साइकिल, पंजा सब लूट के ले जा रहे हैं। और फिर हमने उनको जो है पॉलिटिकली मतलब एक तरीके से निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल एक पॉलिटिकल मैंने हॉस्पिटल बनाया, उसमें कहा कि इनका चिप हटाओ, रिमोट हटा दो, जो दूसरी पार्टियां हैं, और निषाद राज का चिप इसमें फिट कर लो, अपने आप तुम्हारा राजपाट आ जाएगा। तो मैं सब निषाद राज किले, तो आप सोच लीजिए 37 बरस पहले किला खुदाई हुई इलाहाबाद की, लेकिन इलाहाबाद के लोगों को नहीं पता था कि हमारा किला यहाँ, मतलब ये कि केवटा, मल्लावा, बिंदवा ऐसे कह के इनको। तो आरती क्यों उतारी? अब उन लोगों की आस्था है, वो उनको वही बता सकते हैं ना। हम तो निषाद राज की आरती उतारते हैं और निषाद राज की पूजा करते हैं और लोगों से करवाते भी हैं, लेकिन उनका कहना कि गुरु गोविंद दो खड़े काकुल बलिहारी गुरु आपने, तो कहते मैं निषाद राज भगवान राम के आद बाल सखा को इन्होंने मिलवा दिया,
तो ये हमारे गुरु हो गए, इसलिए वो आरती उतारते हैं और कोई मतलब नहीं इसका। और उसको बिना मतलब लोग ज़्यादा टूल देते हैं, ऐसा उसमें कुछ है नहीं। हम तो खाली इनका चाहते हैं कि इनके जो हिस्से हैं ये राजनीति के शिकार न हो, ये राजनीति के हिस्सेदार बन जाए। अच्छा संजय जी, आप जब जेल गए थे, आप भी जेल जा चुके हैं और जेल की रोटी खा चुके हैं, तो वो समय क्या था? उस समय क्या क्या कुछ झेला था आपने? क्योंकि राजनीति एक बहुत ही बड़ी तपस्या है, बहुत कुछ गंवाने के बाद आप कुछ हासिल कर पाते हैं, तो वो क्या था, वो स्टोरी में जानना चाह रही थी। देखिए, कोई काम दिल और दिमाग से होता है और आपके अंदर जैसी भावना होगी वैसे आप काम करेंगे। तो भावना मेरे प्रति इनके जो उपेक्षित देश को आज़ाद कराने वाले क्रांतिकारी जातियाँ हैं, इनके लिए अंग्रेज़ों से लड़ने वाली जातियाँ हैं, और इंक्वायरी कमेटी ने कहा इनको 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए और इनको सबसे पहले हकदार ये हैं, आरक्षण के हकदार सबसे पहले है, सम्मान के हकदार पहले, इनके घर पर ताम्रपत्र लगाया जाए और कि ये देश को आज़ाद कराने वाले परिवार। लेकिन आज पाइपलाइन में, रोड पर घूम रहे हैं, पॉलीथीन में घूम रहे हैं, वो सड़क पर घूमे हैं, उसमें राणा प्रताप के चिन्ह उनके ठेले पर हैं। मतलब सब में मुगलों से लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े, लड़ने वाले देश को आज़ाद करा दिया, संविधान बन गया। संविधान बनने के बाद 5 साल 16 दिन ये गुलाम रहे और जो है ये 31 अगस्त 1952 को आज़ाद हुए, मतलब मुक्त हुए, 5 साल 16 दिन गुलाम रहे। और वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को कूड़ेदान में पार्टियां फेंकी रही। तो इसलिए थोड़ा सा गुस्सा भी लगा। और खून जो है ये रूलिंग कास्ट है ना, ये खून तो पहचान बताना पड़ेगा कि एक मछली नहीं, जाल नहीं, तुम्हारे हाथ में सत्ता थी, तुम ये थे। तो इसकी वजह से हमें इनको जगाया, इनको पढ़ाया, इनको किताब लिखा तेरे। वो तेरे किताब जो ज्ञान हथियार है, ज्ञान हथियार है, और वो साहित्य जो है और बड़ा हथियार है। साहित्य तो फैक्ट्री है एक तरीके से। तो मैंने जब तेरे किताबें लिखा तो मेरे समाज के लोग बहुत सिमा गए। और एक आंदोलन चल रहा था राजस्थान में, 1 महीने से रेल पर बैठे थे, उनकी बात सुनी जा रही थी। तो हमारी बात सुन ली जाए भाई। ये नेता जाते थे तो बोल नहीं पाते थे पहले, और यही सपा बसपा सब लोग हमारे ताल घाट नदी सब छीन लिया, कभी बोले नहीं। तो अब हमारी आवाज़ पहुंचा लखनऊ दिल्ली, क्योंकि हमारे आरक्षण के मुद्दे था कि अब शामिल नहीं, हम ऑलरेडी शामिल हैं, प्रमाण पत्र मिलना चाहिए और गलत संदेश हटे और सही संदेश जाए। उसके लिए आंदोलन किया तो पता चला 1 ही घंटे में गोली, सबसे दुनिया के सबसे बड़े अपराधी हो गए, गोली मार दिया। और अधिकारियों ने उल्टे 302 मुलजिम फंसा दिया, 60 गाड़ियाँ फूंक दी, और नहीं और 37 लोग बेचारे बंद हुए। तो जाति के नाम जो बस में जाते थे तो पता चला कि उनका आई कार्ड चेक हुआ तो निषाद लिखा था, बेचारा आंदोलन में भी नहीं गया था, उसको पकड़ के बंद कर दिया, बड़ी पिटाई किया। और जाति सूचक शब्द गाली वहाँ थाने में देते थे। जब उन लोगों जब जेल में सपा की सरकार थी, तो मैं जेल में जब गया तो शरीर का देखा कोई अंग बाकी नहीं था। अच्छा। तो तब शरीर में तो, लेकिन बहुत दुख तब हुआ कि हमें तन्हाई में रखा गया। तन्हाई जेल में एक जगह होती है जहाँ सिंगल व्यक्ति रहता है, दुनिया का सबसे दुर्दांत अपराधी रहता है उसमें। और मैं 7 महीने जंगलों में रहा, लगता था कि सबसे दुनिया के बड़े अपराधी डॉक्टर संजय। तो बताइए कि एक समय वो था कि जब हम अपनी आवाज़ उठाने जाते थे, डंडे और फर्जी मुकदमे और 302 का फर्जी मुकदमा लाद दिया। मेरा ही भाई मरा, 302 का उल्टा लगा दिया हमारे ऊपर कि बताइए हम लोग सीधे साधे डॉक्टर हैं, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे। और हमारे लोग गए थे। तो इसलिए मैं कह रहा कि जो उस जेल के अनुभव से एक चीज़ मिला हमें कि वहाँ किताब लिखने का हमें अवसर मिला और उसे पहचानने का मतलब मिला कि कितने हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो वाकई में मिशनरी हैं। उनके दिल में आने वाली पीढ़ी के भविष्य का जज्बा है और इस देश के आज़ाद कराने वाले जो लोग शहीद हुए थे, उनके सपने को साकार करने के लिए कौन से नौजवान किसान, यहाँ महिला पुरुष, ऐसे में हज़ारों लोग रोज़ 500 से 700 लोग मिलने आते थे। जेलर परेशान होते थे, उन्हें मजबूरन मिलवाना पड़ता था। वहाँ क्लास लगता था, अंदर 1 घंटा पढ़ाते थे। हमने कहा जाओ शांतिपूर्वक आंदोलन करो, एक बार घटना घट गई, फर्जी मुकदमा हो गया, आगे मत होना। फिर भी वो गुस्से में रहते थे, आंदोलन करते। उससे क्या हुआ कि उस जेल में जाने से, कि कभी गांधी जेल में गए तो सत्ता की सीढ़ी जेल से जाती है, और गांधी ने देश में परिवर्तन किया। गांधी जी को एक बार धक्के मार कर भगाया था, वहाँ क्या नाम है अंग्रेज़ों ने, तो गांधी जी संकल्प लिए थे कि हम तुम्हें धक्के मारकर देश से भगा देंगे। तो हमको लोगों को, हमारे लोगों ने संकल्प लिया कि भाई इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। हम एक सम्मानित जाति, हम लोग वोट दिए हैं, सपा बसपा कांग्रेस, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसको वोट न दिया। उस समय तो भाजपा थे भी नहीं यहाँ, लेकिन किसी ने हम लोगों का साथ नहीं दिया। मैंने ये भी देखा किसी ने भी नहीं साथ दिया। और निषाद नेताओं को, जैसे
एक बार हम 7 जून यहाँ 14 फरवरी 17 फरवरी 2014 को मैं आया था यहाँ, एक लाठी चार्ज हुई थी। अच्छा। यहाँ गौतम पल्ली थाने पर आया था और लाखों लोग पूरा 10-90 चौराहे से लेके आदमी थे। अच्छा। लाठी चार्ज हो गई। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ चले गए लक्ष्मण मेला मैदान। लेकिन जो निषाद नेता थे उन्होंने हमारी समस्या को डर के मारे, कोई मिलने नहीं आया कि हमें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अच्छा। तो भाई समस्या अगर कोई नेता उठा रहा है तो समस्याओं का समाधान करो। बिल्कुल। भाई आपके सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी 2004 से 2014 तक, तो हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए ना। और वहाँ हमारे विशंबर जी आवाज उठा रहे हैं, सपा के लोग विरोध करके भाग जा रहे हैं। तो इसके मतलब ये पार्टियां समस्याओं का समाधान नहीं चाहती हैं। तो जेल से एक सीख मिला कि उसमें 30% ऐसे अपराधी हैं जो फर्जी फंसे हैं। अच्छा। पिछली सरकारों ने जो असली अपराधी उसे छोड़ रखा और जो बेचारा बस उसको डाल दिया। तो ऐसे में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जेल मैनुअल को बदला, ढेर सारी चीजें। आपको लगता है कि राजनीतिक द्वेष भावना से तमाम शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है, किया जाता है? उसका जीता जागता हो रहा है कि हम गोली चलाए नहीं, हमारे सामने 50,000 लोग थे, गोली चली, भाई मारा गया, वीडियो फुटेज है, 302 का मूल्य लगा दे। क्या आज भी ऐसा होता है? जो पुलिस लिख देगी उसी पर न्यायालय चलेगा। क्या आज भी ऐसा होता है संजय निषाद जी? उस समय की बात बता रहे हैं, इस समय आज तो अब जब कोई देखने को नहीं मिलता, कभी कभी देखो आते रहते हैं कि साहब हमें फर्जी फंसा दिया गया। अब कुछ जो कह दिया लिख दिया गया, तो लिखने पर पता चला जांच होता उनको निकाल दिया जाता है। अच्छा संजय निषाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी बेबाकी से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। और सबसे अच्छी बात है कि संजय जी मुस्कुराते रहते हैं, आपकी मुस्कान आपके सारे जवाब पहले ही दे देती थी। अच्छा, एक अब लास्ट हमारा रैपिड फायर राउंड, जो कि हमारा सबसे 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 शानदार राउंड है। संजय जी मैं कुछ नाम लूंगी, आपको बस एक शब्द में फटाफट जवाब देना है। मैं शुरू करती हूँ। शानदार राउंड है। संजय जी मैं कुछ नाम लूंगी, आपको बस एक शब्द में फटाफट जवाब देना है। मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। जल्दी जल्दी, समय नहीं है आपके पास, आपको बस एक शब्द में जवाब देना है। तो योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री। संजय निषाद ने उनके टीम के एक सदस्य, मेरे एक टीम के निषाद राज वंशज के एक टीम के उनके त्रेता के एक अंग हैं। नरेंद्र मोदी इस दुनिया में एक स्थान देने वाले, पहचान देने योगी आदित्यनाथ भी पूरे उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम। ओम प्रकाश राजभर भी हमारे राजभर जो समुदाय है उससे लड़ने वाले। अखिलेश यादव पिछड़ों के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं और आज के दिन में नेतृत्व। अमित शाह जी बहुत अच्छे स्ट्रेटजी मेकर और देश में दंगा फसाद खत्म करने वाले नेता हैं। धारा 370। अनुप्रिया पटेल भी पिछड़ों के अच्छी नेता हैं। और देखो क्या नाम है, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर जयंत चौधरी भी किसानों के नेता है और एक उत्तराधिकारी हैं एक प्रधानमंत्री के बेटे के। बहुत बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी, आपने समय दिया।